Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bauddin Zikriya University, मुल्तान। अच्छा गाइस, आज आप लोगों के लिए बहुत सारी असाइनमेंट्स आ गई हैं और हाँ, ये रेल एनालिसिस 2 का हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें इस वीक का जो हमारा टारगेट है वो हमारे सेवरल ऑफ क्या था, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, रियल वैल्यूड रियल वैल्यूड फंक्शन होते थे, ठीक है। वो हम लोगों ने देख लिया था, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था, उसकी बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी, और फिर हम लोगों ने मेरे ख्याल से चलें तो ना, हाँ, हम लोगों ने ना ये देख लिया था। और ओपन, और आज का जो टारगेट है वो हमारे पास है ओपन एंड क्लोज सेट्स एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आरएन। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने आर के लिए पढ़े हुए थे, सिर्फ आपको मैं रिव्यू करवाऊंगी, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगी। आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा करने का काम होगा, वो आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाकर, आप लोगों को काम देकर फिर हम आराम करेंगे। चलें, खैर, आज का टॉपिक हमारे पास ये आपको बता दिया है, ओपन एंड क्लोज सेट्स एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आरएन। ये हमारे पास है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पर ही मेरे ख्याल से छोड़ा था, ये आप लोगों को देख के मैं चली गई थी। हाँ, ये कुछ ये थ्योरम को हमने देखा था और ये आपको देख के मैं चली गई थी। अच्छा, तो यही से मैं स्टार्ट करती हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होता है इन आरएन? ये सेम वही होता है जो ना आप लोगों ने पीछे रियल एनालिसिस 1 में आप लोगों ने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट, एक लाइन है, सपोज दैट एक लाइन कोई स्ट्रेट लाइन होगी, वो गुजर कहाँ से रहा है? इस पॉइंट से। ये सेम वही डेफिनेशन है जैसे आप लोगों ने कैलकुलस का बीएससी का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, वो पूरा इडी लाइन इक्वेशन इन चीज़ों पे था ना। सेम उसी तरह से एक पॉइंट है, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप लोगों ने निकालनी है जो एक पॉइंट से गुजर रही है, R3 में, रिटर्न एज अ पैरामीट्रिकली, और इसे हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म बनाई थी। एक्स की पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, वाई की पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, जेड की हमारे पास ये है। वेयर आप लोगों को याद होगा U1 U2 आर नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। अच्छा, फिर एक और, वी राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, तो हम वो कहते हैं इसी चीज को, इसी पैरामीट्रिक फॉर्म को हमने वहां पर भी वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा था, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया। सो व्हाट, तो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस t मल्टीप्लाई बाय u। अच्छा, चलो ठीक है, ये भी देख लिया। वेयर यू वी से दैट, वी से, फिर वो कहता है इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे। वी से दैट लाइन थ्रो एक्स नॉट, जो गुजर कहाँ से रही है? एक्स नॉट में, इन द डायरेक्शन ऑफ यू, यही ये यूनिट वेक्टर होता है ना, वहां पे 7 चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ यू। अच्छा, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट अ गिवन लाइन पैरामीट्रिकली, ठीक है भाई, इस तरह से भी लिख के दिखा दिया। तो आगे चलते हैं। सेम लाइन है जैसे ऊपर वाली थी, उसी की तरह ही है। इफ एंड ओनली इफ वी जो है इसका स्केलर मल्टीपल है, मतलब आपको वो ये बता रहा है कि अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, वो जो नया वेक्टर आएगा उसका भी आप सेम आप लाइन बना सकते हैं। अच्छा, नॉन जीरो, ये कोई नॉन जीरो है, ठीक है। आगे, देन द लाइन इज ट्रेवर्स इन द सेम डायरेक्शन एज एस एंड टी, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव है, और ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ए पॉजिटिव होगा और इन ऑपोजिट डायरेक्शन में ए नेगेटिव होगा। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, वेक्टर्स के बारे में आप लोगों ने देखा था ना, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन कब होगी? जब ए पॉजिटिव होता है। जब इसकी ए नेगेटिव, यहाँ पे कोई नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब है इन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल जरूर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन, वो एक ऊपर जा रहा होगा, एक नीचे आ रहा होगा, कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। चलिए, खैर, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे वो ये कहता है टू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स x0 एंड x1 इन Rn, वी टेक, हम लोग क्या लेंगे? u हमारे पास क्या होता है? x1 माइनस 0 होता है। अच्छा, अगर अब यही, अगर हमारी जो लाइन है दो पॉइंट से गुजर गई तो क्या होगा? आप लोगों की पहले लाइन एक पॉइंट से गुजरी थी, फिर आप जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था वो u आपने लिया था, यूनिट वेक्टर लिया था, और फिर उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिया था।
अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि अगर हमारी लाइन जो है 2 पॉइंट से गुजर जाती है, x0 से x1 से, तब क्या होगा हमारा u। तो फिर उसने बता दिया कि तब उस केस में हमारे पास u होगा x0 x1 माइनस 0। और आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में ही ये वाली फॉर्म भी आप लोगों ने देखी थी वहाँ पर आप लोगों ने ये फॉर्म भी वहाँ पर देखी थी। तो फिर हम उसे फिर सिंप्लीफाई करने, अब देखते हैं इसने ये कैसे बना रहा है। और फिर वो कहता है ये u की वैल्यू जो है, ये u जो है आप इसमें पुट करें, यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या निकलता है वो आपको दिखा रहा है। u ये देखो x इज इक्वल टू x0 ये, और t एज इट इज, और u की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x1 माइनस ये x0 इसने लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे इससे गलती हुई होगी, यहाँ पे फिर x0 इसने लगाना होगा, x1 माइनस x0 होगा यहाँ पे। फिर ये देखो इसने u की जगह ये लगाया। अब इसे ब्रैकेट आप खोलें और x0 कॉमन ले लें, और ये x1 हमारे पास ये आया। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी जब हमारे पास लाइन जो है 2 पॉइंट से गुजर रही होगी, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम उस वो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे अगर वो 2 पॉइंट से गुजर रही है तो। अच्छा खैर, द लाइन सेगमेंट x0 x1 कंसिस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स वेयर, ये हमारे पास t जो है 0 और 1 के दरमियान है। अच्छा, अब आपके पास l गिवन है, x ये y और z ये गिवन है। अब वो कहता है कि हमें वो निकाल के बताओ। रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब इसने x0 अलग कर लिया है, इसने t अलग कर लिया है, 2 -4 और 0 -4 और 0 ये अलग कर लिया। तो आपको इधर से x0 पता चल गया, ये आपको u पता चल गया ये। तो द सेम लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एड, और वो कहते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी सेम लाइन को हाँ इसने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई वाला तो अंदर चला जाएगा, नहीं 2 से डिवाइड वाला अंदर चला जाएगा, ये 2 बाहर खड़ा होगा। एक और भी लाइन आ गई है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई वाला भी इसने रख दिया, दोनों पॉसिबिलिटीज सामने रखती हैं। अच्छा चलें ठीक है, सही ठीक है। वो कहता है ये देखें ये पहला वेक्टर कैसे बना है, 1/2 से हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला वेक्टर बना है। और ये दूसरे वाला वेक्टर कब बना, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सारों को -2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है आगे चलते हैं। एल अच्छा हाँ ठीक है, वही बात वो जो वो बता रहा था ना, मेरा ए पॉजिटिव है तो मैं ये सेम डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव है तो डिफरेंट डायरेक्शन है। तो वो बता रहा है ऑपोजिट, वो जो दूसरे वाला है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि वो आप यहाँ ए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इधर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये देखो ये सेम, एल है सेम डायरेक्शन, वेरी ठीक है। हाउएवर अगर ये हमारा केस है तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है आगे चलो आगे चलो। सारा ये 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन है अभी आपके पास। आगे क्या कहता है, सेटिंग T1 वगैरह, अगर मैं T1 कर दूं तो x1 मेरे पास बन जाएगा ये, और x1 और x0 आपके पास गिवन हो तो ये फार्मूला आप लोग ये लगा के उसने दोबारा एक और जनरल फॉर्म निकाल लिया, सिमिलर दिस। ठीक है खैर ये तो चलो आप फार्मूलाज पुट करके ये आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ क्या है, दीज सिमिलर नोटेशन कैन बी जनरलाइज टू Rn। वो कहता है यही नोटेशन हम अब Rn में लेकर जा रहे हैं। अब ये वही डेफिनेशन है, ये सपोज x0 एंड u आर इन Rn, और u हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, डायरेक्शन हमारी जीरो हो नहीं सकती। द लाइन थ्रो x0 जो x0 से गुजर रही है u की डायरेक्शन में है, तो Rn हमारे पास पॉइंट्स हैं इन द फॉर्म, तो उसकी जनरल फॉर्म ये बनेगी द सेट पॉइंट। और फिर इसे वो कहते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म के जो हैं इस कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये वाली साइड इसी जो पूरा एक सेट बनेगा, इस पॉइंट को नहीं बात करी, वो कहता है ये पूरा सेट बनेगा, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। पर्टिकुलरली अगर हम 2 पॉइंट से गुजर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट का फार्मूला भी आपको पीछे जनरलाइज हमने करके बता दिया, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स के लिए ये बनेगा। तो चलिए ठीक है, हमने इसे Rn पर जनरलाइज कर दिया, आपके लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को Rn पे जनरलाइज कर दिया। आगे चलते हैं। अब आगे वो हमें क्या कहता है, आगे अब हमारा नेबरहुड्स एंड ओपन सेट्स, यही हमारे आज का यही टारगेट था। ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स एंड कन्वर्जेंस हम लोगों ने देखना है। ठीक है आगे चलते हैं। आ गया नेबरहुड्स, आ गया क्या कहते हैं,
हैविंग डिफाइंड डिस्टेंस इन आर एन, वो कहता है हम लोगों ने पीछे आपको डिस्टेंस बता दिया। आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने डिस्टेंसेस पढ़े थे, 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का, इस तरह से डिफरेंस हमने डिस्टेंसेस हमने पढ़ लिए थे। वी नाउ आर एबल टू डिफाइन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन आर एन। अब हम आर एन का कोई एक पॉइंट लेंगे, उसका अब हम नेबरहुड डिफाइन करने जा रहे हैं। इसे आप ऐसे ही समझ लें, सपोज दैट मैंने अपने नेबरहुड देखना है, मेरा घर है, मैंने अपने नेबरहुड देखना है। मैं क्या करूँगी, मैं अपने घर के सामने वाले मेरे नेबरहुड हैं, मेरे दाएं वाले नेबरहुड हैं, लेफ्ट राइट और मेरे बैक साइड पे जितने भी हैं वो सारे हमारे नेबरहुड्स हैं। अगर मैं एक और काम कर दूं, एक और मजे का काम कर दूं, आप लोगों ने एक एक घर क्यों देखा, आपने 2-2 घर क्यों नहीं देखे, अपने सामने के 2 घर क्यों नहीं लिए, लेफ्ट के 2 घर क्यों नहीं लिए, राइट के 2 घर क्यों नहीं लिए, बैक के 2 घर क्यों नहीं लिए, अपने नेबरहुड देखने थे ना। तो अब ये वही समझ लें, रेडियस में जितना बड़ा करती रहूंगी मेरा उतना ज्यादा नेबरहुड बढ़ता जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब आप क्या करोगे, एक पॉइंट किसी भी फैमिली से हो, बेशक वो आर से हो, बेशक वो आर एन से हो, इफ अगर आप अब यही वो वही है, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर मैं नेबरहुड अपना जो रेडियस है उसे 0 कर दूंगी, इसका मतलब है मेरा तो कोई नेबरहुड नहीं है, मेरा तो कोई नेबर नहीं होंगे। इसलिए वो यहाँ पे शर्त लगाता है कि आपके नेबरहुड जो रेडियस है, मतलब एक घर या 2 घर, R1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए एंड सो ऑन। इस तरह डिपेंड करता है, जितना आपका R बड़ा होगा उतने आपके नेबरहुड ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, R पॉजिटिव है। अच्छा चलें ठीक है। तो अब सपोज मैंने आपको आइडिया तो दे दिया है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं पढ़े लिखे अंदाज में मैथमेटिक्स ने नेबरहुड को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। चलो आ जाओ। इफ आपका एप्सिलॉन, रेडियस को ये एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव 0 से बड़ा हो, ठीक है भाई 0 से बड़ा होगा। द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, सपोज दैट ये पॉइंट मेरा अपना घर है और जो कि आर एन में है पड़ा, आर एन में मेरा अपना मतलब आर एन समझ लो, ये आर एन स्पेस है और उसमें सिर्फ मैंने अपना घर को मैंने एक्स नॉट से डिनोट कर रही हूँ और मैं अपने नेबरहुड्स देखना चाहती हूँ, एप्सिलॉन नेबरहुड देखना चाहती हूँ। इज द सेट, ये एक सेट होगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो जरा गौर से देख लो। इसको डिनोट करते हैं एन नेबरहुड और ये एप्सिलॉन रेडियस इतना और एक्स नॉट मेरा अपना घर और ये फिर इक्वल और ये पूरा सेट है। वो क्या है, इसमें वो एक्स आएंगे सच डैट जिन एक्स का मेरे घर से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। रेडियस सपोज दैट मैंने आर रख दिया, अब आर के अंदर जितने भी घर आते जाएंगे वो सारे के सारे मेरे नेबरहुड हैं। सपोज मैंने R10 ले लिया, तो अब वो 10 उस वो जो रेडियस को मैं घुमाऊंगी तो मेरे वो जो इसका पूरा जो सर्कल बनेगा उस 10 से छोटे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे मेरे नेबरहुड्स में आ जाएंगे। अगर और फिर यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं 10, 20 R जो भी रखें, इसलिए उसने जनरल बात की है, उसने ये स्पेसिफिक बात नहीं की। चलो आगे चलते हैं। एन ई नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x नॉट इन R2 इज इनसाइड, वो यही बता रहा है कि ये जितने भी ये जो नेबरहुड होते हैं ऑफ अ पॉइंट x नॉट इन R2 इज इनसाइड बट नॉट द सर्कमफ्रेंस। वही बात होगी, वो कहता है आपने ये नहीं देखना, हम ये बात कह रहे हैं कि ऐसे घर जो आपके रेडियस के अंदर आ रहे हैं, बाउंड्री पे आपकी बाउंड्री, सपोज दैट एक घर की एक सपोज दैट मैंने ना बाउंड्री अपनी ली हुई थी, मेरी वो जो R की लेंथ में कह देती हूँ 1.5 थी। अब वो जो उसका जो बाउंड्री है, वो जो उसका टेल नहीं उसका जो हेड है, वो किसी एक घर के स्टार्ट को जाके टच कर गया। तो अब वो जो घर जिस घर के स्टार्ट को जाके टच किया है वो घर मेरे नेबरहुड्स में आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे नेबरहुड्स में नहीं जाएगा, वो तो मेरी पहुंच से बाहर है। हाँ, अगर अब मेरे नेबरहुड्स में वो आएंगे जिसकी हमारी जो है क्या है जो हमारे ये जो मेरी रेडियस है उसके अंदर आएंगे। जो मेरे रेडियस की बाउंड्री पर भी चले जाएंगे वो भी मेरे पास नहीं आएंगे, जो मेरे रेडियस से बाहर हैं वो भी मेरे पास मेरे नेबरहुड में नहीं आएंगे। तो मेरे नेबरहुड्स में कौन आएंगे? जो मेरे रेडियस से कम होगा, जिसका जो मेरे ही अंदर होंगे। मेरा क्योंकि टेल पे तो मेरा घर है, बाउंड्री पे है, जो भी मैं ये बाउंड्री घुमा रही हूँ पूरा सर्कल वाइज इसे मैं घुमा रही हूँ, तो जो भी मेरे इस रेडियस मेरे टेल हेड और टेल के दरमियान जितने भी आगे वो सारे के सारे हमारे नेबरहुड्स बनेंगे, नेबर्स बनेंगे। चलिए खैर, सर्कमफ्रेंस वो कहता है बाउंड्री बीच में इंक्लूड नहीं होगी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस।
ई एंड अबाउट मतलब सेंटर इसका एक्स नॉट है। इन R3 इज इनसाइड वो आएंगे सारे के सारे, बट नॉट द सरफेस, और मतलब वही सरफेस पर जो है वो नहीं आएंगे, उसके अंदर जो है वो सारे के सारे आएंगे। सरफेस ऑफ स्फीयर विद रेडियस ये, और अबाउट मतलब ये सेंटर हमारा ये। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो बोल रहा है, वो कहता है वी स्टेट सेवरल अदर डेफिनेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन हम आपको बता सकते हैं, जैसे नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, बाउंड्री ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, आइसोलेटेड पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, और ये है हाँ ठीक है एक्सटीरियर पॉइंट, एक और इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर, अच्छा हाँ एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। और सिंस दीज डेफिनेशंस आर सेम फॉर Rn, वो कहता है ये डेफिनेशन Rn के लिए भी सेम है। एक काम अब आप लोगों ने ये करना है, जो आप लोगों की असाइनमेंट है, ये इसने जितनी भी इधर बताई हुई हैं वो सारी की सारी आपने Rn के लिए मुझे लिख के दिखानी है, और इस बुक में ही आपको मिल जाएंगी। R के लिए आपको इस बुक के स्टार्ट में ही मिल जाएंगी, जैसे हम इंटीग्रल इनफाइनाइट, इस बुक में ये रियल लाइन R में ही आपको मिल जाएंगी, ये आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे डेफिनेशन, ये सारी आपने निकाल लेनी है। और वो कहता है सेम वही डेफिनेशन जो Rn के लिए है, R के लिए आपने पढ़ी थी, वो Rn के लिए आप लिख सकते हो। वी विल नॉट रिपीट दैम, वो कहता है हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। वी एडवाइज यू टू रीड अगेन, और ये बता रहा है सेक्शन 1.3 में जाके उसे दोबारा आप लोग पढ़ो, ये मतलब पहले चैप्टर के 1.3 में जाके आप लोगों को ये मिल जाएंगी। इसको अगर मैं यहीं से ऐसे करूं, ये देखो 1.3 द रियल लाइन, इसमें वो कहता है जाके अगर आप पढ़ें, इसे मैं खोल के दिखा दूं, फिर मुझे वापस इधर आना पड़ेगा। ये चले मैं अभी इसी टॉपिक पे ही रहती हूँ। अब आपको बस बता दिया कि 1.3 में है, अब वो बता रहा है वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको R नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आपने Rn लिख दीजिएगा, जहाँ पे आपको स्मॉल x नॉट नज़र आ रहा होगा वहाँ पे वेक्टर x नॉट आप लोग लिख दीजिएगा। बस इतना सा फ़र्क है। बाकी अब मैं इसी टॉपिक पे ही रहती हूँ। ये सारी डेफिनेशन आपने Rn में मुझे लिख के दिखानी है, और फिर आपका ये जो ये वाला टॉपिक है ओपन एंड क्लोज सेट्स इन Rn, वो आपका कवर हो जाएगा आपके असाइनमेंट पे। मैं अब चलती हूँ आगे। अच्छा, एक और हमारे पास ये एग्जांपल है ये, और इस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल क्या कहती है, हाँ R2 में बता रहा है स्क्वायर है। ये आप लोगों ने टोपोलॉजी में ये एग्जांपल देखी होगी। x हमारे पास ये -1 से 1 तक है, y हमारा -1 से 1 तक है, ये एक स्क्वायर बन रहा है। और फिर वो कहता है ये इसमें जो लाइंस इंक्लूड होंगी वो क्या होंगी, इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर अंदर जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे नेबरहुड्स में इंक्लूड होंगे। अच्छा चलें ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, चलें आगे चलो आगे चलो। और ठीक है, इसी का हाँ इसी का फिर वो इसका ठीक ये वो निकाल रहा है, इसके ओपन सेट भी बना के दिखा रहा है, इंटीरियर पॉइंट बता रहा है, इसके डिलीटेड नेबरहुड ये बता रहा है, ओपन और नॉट, हाँ ये ना ओपन है ना ये क्लोज सेट है। अच्छा ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट भी इसके निकाल रहा है। ये आप लोग पहले वहाँ से डेफिनेशन देखिएगा, फिर ज़रा इससे आके पढ़िएगा, ये आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये क्या कह रहा है, x नॉट हमारे पास पॉइंट है Rn का, और पॉजिटिव है, और ओपन बोर नहीं चलो आगे चलो। मैंने आज ना अपने ना जल्दी आप लोगों को वो दे दूँ, जी नहीं यहाँ पे चलो आओ मैं जल्दी आपको काम दे दूँ। अच्छा ये आसान सा है लेमा, ये आप लोग कर सकते हैं। खैर अगर x1 x0 हमारे पास है, ये एक ओपन स्फेयर का हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, और हमारे पास पॉजिटिव है। सो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस, इन दोनों का जितने भी लाइन सेगमेंट के पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसी ओपन स्फेयर में ही होंगे। मतलब वो ये कह रहा है अगर ये दो पॉइंट ओपन स्फेयर में हैं तो इनके से को आप एक लाइन ड्रॉ करो x1 से x2 तक, वो लाइन भी इसी ओपन स्फेयर में ही होगी। अच्छा चलो आ जाओ। अब वो कहता है द लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन, और फिर वो कहता है आप लोगों को याद होगा दो पॉइंट अगर गिवन होते हैं उनका लाइन सेगमेंट हम इस तरह से निकालते हैं। फार्मूला दो पॉइंट का ऐसे है ना, आर हमारे पास पॉजिटिव है, और फिर एक और वजह की बात उसने बता दी, x1 इसका ओपन स्फेयर का हिस्सा है, इसका मतलब है x1 और x0 का डिस्टेंस लेस देन r होगा।
इसी तरह x2 भी इसी ओपन स्फीयर का हिस्सा है, तो x2 और x0 का डिस्टेंस लेस देन r होगा। ये दो चीज़ें भी हमें पता चल गई। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्या निकालना है, हमने इनसे बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है जो कि ये x है, अब इस x का और x0 से डिस्टेंस हमने निकालना है। ये देखो x का x0 से डिस्टेंस निकाला, x की वैल्यू ये है, ये पूरी कहाँ है, ये पूरी x, ये हाँ ये पूरी वैल्यू x की है, और x0 का ये कहाँ से आया, अच्छा उसने क्या किया, x0 तो यहाँ पे खड़ा था, उसने t x0 माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। और हाँ आप ब्रैकेट खोलेंगे ना, ये पॉजिटिव t x0 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हाँ ठीक है उसने ये स्टेप कर दिया। ये एक तो x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अंदर पुट की है, और t x0 माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अच्छा फिर अब वो क्या कर रहा है, इसको हाँ t कॉमन ले लिया, t इसके पास भी है इसके पास भी है, ये शक्ल बनी, और 1 माइनस टी कॉमन ले लिया, वो हमारे पास ये शक्ल बनी। ये आप यहाँ ब्रैकेट होगी, एक ब्रैकेट होगी यहाँ। अच्छा अब आप लोगों को पता है हम लोगों के पास क्या होता है, हम जब इन दोनों को a प्लस बी एप्सिलॉन लेस देन होती है, एप्सिलॉन ऑफ a प्लस एप्सिलॉन ऑफ b, तो हम इन दोनों को ये लेस देन हो जाएगा, इन दोनों को सेपरेट एप्सिलॉन मिल जाएगी। अच्छा अब इसके बारे में आप लोगों को पता है x2 माइनस एक्स लेस देन r है, और x1 माइनस x0 वो भी लेस देन r है। तो अब आप इसे ज़रा ब्रैकेट खोलो, ये टी आर नोट कैंसिल, हमारे पास r हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास x माइनस x0 लेस देन r हमने इजीली शो कर लिया। तो हम लोगों का जो उसकी जो स्टेटमेंट थी कि हमें बताओ एवरी पॉइंट ऑन द आर ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, वो भी इसी के अंदर बिलोंग करता है। तो वो खैर हम लोगों ने देख ली। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आ गई है। सीक्वेंस है, आर एन में सीक्वेंस है, कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट को। अगर हमारे पास क्या है, हाँ ये डेफिनेशन आप लोगों ने पीछे भी देखी थी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीक 2 थ्योरम हमें बता रहा है कि हमारे पास अगर ये एक आपका यही जो लिमिट पॉइंट है और आपका ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास ये है, और ये इसको कन्वर्ज कब करेगा, ये सीक्वेंस आपको कन्वर्ज कब करेगा इस लिमिट पॉइंट को, जब इसका हर ये सीक्वेंस अगर x1 को x1 बार को कन्वर्ज करेगा, ये 2 का सीक्वेंस x इसको कन्वर्ज करेगा, इस लास्ट वाले का सीक्वेंस इस लास्ट वाली टर्म को कन्वर्ज करेगा। अब ये बड़ा सीक्वेंस हम तब बोलेंगे कि ये वेक्टर वाले कन्वर्ज करेंगे अगर ये छोटा सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होगा। तो अब फिर यहाँ पे आती है द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है पॉइंट्स कन्वर्ज टू दिस इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट, वही बात हो गई, ये इसी को अब इंग्लिश में पढ़ना सिखा रहा है हमें। द कंपोनेंट्स का सीक्वेंस, इसका जो कंपोनेंट्स का सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, इसके कंपोनेंट्स को कन्वर्ज कर गया। और इसी तरह ये कौशी हमारे पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया आ गया। और इसकी एक और नीचे डेफिनेशन आ रही है हमारे पास बाउंडेड और अनबाउंडेड की। बाउंडेड और अनबाउंडेड की एक ही डेफिनेशन है, अगर डायमीटर हमारे पास फाइनाइट हो गया तो मतलब कोई नंबर आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं बाउंडेड, अगर इनफाइनाइट हो जाता है हम उसे अनबाउंडेड बोलते हैं। और कौशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सीक्वेंस है, आर एन में कन्वर्ज करेगा फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। ये दो जनों का दो कंसेक्टिव टर्म्स का, कौशी की टर्म में 2 कंसेक्टिव टर्म्स पकड़ते हैं ना, उनका हमारे पास लेस देन डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन है। अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन जनरलाइज है, ठीक है। अच्छा चलें अब हमारे पास अब ये वही आपके आर एन के जितने कॉन्सेप्ट थे ये अब उसे जनरलाइज करने जा रहे हैं। चलें आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।